हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ कार्तिक एंड वेलकम टू के पाठशाला। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे, न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि है हमारे पास मैकेनिक्स। अब मैकेनिक्स में हमारे पास अगर देखें तो इसको भी मैं क्या करूँगा, नोट से करवाऊंगा, क्योंकि ये सारी की सारी थ्योरी है तो लिखने में काफ़ी टाइम वेस्ट होने वाला है। बाकी नोट्स आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे। तो मैकेनिक्स हमारे पास पहले तो होता है दो टाइप्स का। अगर मैं आपको बता दूं, टू टाइप्स का मैकेनिक्स होता है। एक तो क्या होती है, हमारे पास स्टैटिस्टिक्स होती है। मैकेनिक्स की बात करें, एक हमारे पास टाइप स्टैटिस्टिक्स होती है और दूसरी होती है हमारे पास डायनामिक्स। और अब आपके जो एग्जाम में नोट्स सिलेबस में दिया हुआ है ना, तो वहाँ पे उन्होंने मैकेनिक्स नहीं लिखा हुआ, उन्होंने सीधा एक स्टैटिस्टिक्स बोल रहा था, स्टैटिक्स बोलना था। स्टैटिक्स हमारे पास क्या होता है, एक स्टैटिक्स दिया हुआ टॉपिक उन्होंने, और दूसरा क्या दिया है, डायनामिक टॉपिक दिया है। उसके अलावा हमारे पास एक इक्विलिब्रियम दिया हुआ है। तो ये तीन टॉपिक दिए हैं। तो सबसे पहले तो हमारे पास बेसिक नॉलेज होनी चाहिए तीनों के बारे में, डिफरेंस कि होते क्या हैं, तीनों में फ़र्क क्या है। तो अब हमारे पास मैकेनिक्स का मतलब क्या होता है। अगर हम सिंपल मैकेनिक्स की बात करें तो जैसे जहाँ पे क्या डेफिनेशन भी दी हो तो देख लो। मैकेनिक्स इज अ साइंस विच डील विद द बिहेवियर ऑफ अ मटेरियल बॉडी अंडर द एक्शन ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। तो क्या कह रहे हैं हमारे पास, कह रहे हैं कि हमारे पास मैकेनिक्स वो साइंस है हमारे पास, मीन्स कि हमारे पास साइंस क्या है जो किसके साथ डील कर रही है, बिहेवियर ऑफ अ बॉडी, कि बॉडी के साथ डील कर रही है अंडर द एक्शन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। अब बॉडी क्या हो सकती है, बॉडी हमारे पास एक सिंपल स्मॉल से स्मॉल पार्टिकल भी एक हमारे पास बॉडी होता है। जैसे एक पेपर है, एक कॉपी है, चाहे एक बिल्डिंग है, सारी की सारी क्या है, बॉडी है। अब क्या कह रहे हैं, बॉडी वो वाली लेनी है हमने अंडर द एक्शन ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेज, जिन बॉडीज़ पे हमारे पास एक्सटर्नल फोर्सेस लग रही हैं। जैसे मान लो हमारे पास जहाँ पे कोई टेबल है, तो इसको अगर कोई मैन हमारे पास क्या कर रहा है, फोर्स लगा रहा है इधर करने के लिए, तो अगर जो यहाँ पे इस पर एक्सटर्नल फोर्सेस लग रही है ना, तो उन सभी के बारे में जो स्टडी होती है वो हमारे पास कहाँ पे होती है, तो वो हमारे पास मैकेनिक्स में होती है। तो मैकेनिक्स में हम देखेंगे। अब स्टैटिक्स और डायनामिक क्या होता है तो वो देख लेते हैं। अब हमने क्या कहा कि हमारे पास दो टाइप्स के, जैसे हमारे पास मैकेनिक्स दो टाइप्स की होती है, स्टैटिक्स और डायनामिक। तो स्टैटिक्स हमारे पास अब क्या है, ये पार्ट किसका है, मैकेनिक्स का ही है। तो इसका मतलब कि वो क्या होगा, बिहेवियर ऑफ बॉडी का ही होगा, मटेरियल बॉडी का ही होगा अंडर द एक्शन ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। मीन्स कि मतलब तो वही होगा कि उस पर भी फोर्सेस लगेंगी, कोई बॉडी होगी। लेकिन अब क्या है कि जो बॉडी हमारे पास स्टैटिक्स होगी अगर, तो स्टैटिक्स का मतलब क्या है कि हमारे पास जो हमारे पास जहाँ पे बॉडी होगी वो रिजिड होगी, वो फिक्स्ड होगी। मीन्स कि उसको मूव नहीं किया जा सकता। जैसे मैंने अभी बताया कि बिल्डिंग, तो बिल्डिंग को अगर कोई पर्सन कहे कि हम हाथ से उसको मीन्स कि पुश करके या पुल करके उसको अगर हम हिला लें तो नहीं हो सकता। मीन्स कि मशीनरी से हो सकता है, लेकिन हम जनरल बात करें अगर, तो जनरल हमारे पास उसको पुल या पुश नहीं किया जा सकता। तो जो अगर हम क्या करें अपने हैंड से या क्या थोड़े सी फोर्स से अगर हम उसको पुल पुश कर सकते हैं, तो तब हमारे पास क्या हो जाती है, वो मैकेनिक्स का पार्ट है। लेकिन अगर वो फिक्स्ड है तो वो स्टैटिक्स है। अगर वो मूव हो सकती है तो वो क्या है, डायनामिक है। तो वही सारा का सारा अभी करेंगे। तो अगर हम फर्स्ट पार्ट की बात करें मैकेनिक्स में, तो अभी हम आज करेंगे स्टैटिक्स के बारे में बात, कि स्टैटिक्स हमारे पास क्या होती है। और अभी इसमें क्या है, जितनी भी डेफिनेशन है वो सभी सारी की सारी आपको आनी चाहिए। तो डेफिनेशन तो आपको याद ही करनी पड़ेगी। बाकी मैं समझा देता हूँ कि क्या क्या फ़र्क है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है और थोड़ी सी इसमें सिमिलैरिटीज़ है सभी में। तो थोड़ा थोड़ा मैं समझा देता हूँ, बाकी आपको डेफिनेशन याद ही करनी है, कोई भी 1 मार्क में आ सकती है। तो इसलिए 1 मार्क का क्वेश्चन में डेफिनेशन का काफ़ी इंपॉर्टेंस होती है। तो किसी की भी वो स्टेटमेंट पूछ सकता है। तो सबसे पहले डेफिनेशन स्टार्ट करते हैं। तो डेफिनेशन क्या दी है हमारे पास, सबसे पहले बात करते हैं मैटर। तो मैटर क्या होता है, मैटर विच एनीथिंग उसमें सॉरी मैटर इज एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस। कह रहे हैं कि जो हमारे पास स्पेस कवर कर रहा है वो मैटर है। अब हमारे पास क्या है, अगर पेपर ले लें, पेपर हमारे पास स्पेस कवर कर रहा है। अगर हम पेंसिल की बात करें, हमारे पास निब की बात करें, स्मॉल से स्मॉल पार्टिकल भी जो हमारे पास कुछ ना कुछ स्पेस कवर कर रहा है, जो हमें दिख रही है। अगर हम बात करें तो बैक्टीरिया भी स्पेस कवर करता है, लेकिन वो हमें दिखाई नहीं देता। तो जो चीज़ हमें दिखाई दे रही है हमारे पास नेचुरल आई से हम सिंपल देख सकते हैं, उसको हमारे पास ऑक्यूपाई स्पेस कर रहा है जो, तो वो हमारे पास क्या हो जाता है, वो हमारे पास मैटर हो जाता है। तो मैटर विच ऑक्यूपाई स्पेस। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारे पास है पार्टिकल। तो पार्टिकल क्या होता है, पार्टिकल इज अ पोर्शन ऑफ अ मैटर विच इंडिविजुअली स्मॉल इन साइज। कह रहा है कि पार्टिकल हमारे पास मैटर के पार्ट है। जैसे मैंने अगर मान लो कि कहा कि पेपर है, पेपर मान लो कॉपी है, कॉपी हमारे पास एक मैटर है क्योंकि उसने ऑक्यूपाई की है स्पेस। अब हमारे पास कॉपी का अगर थोड़ा सा पेपर को हम क्या कर लें, उसमें से उसका पार्ट ले लें पेपर का,
तो वो हमारे पास स्मॉल जो पार्ट होगा पेपर का वो हमारे पास क्या बन जाएगा, उस टाइम पे पार्टिकल बन जाएगा, जो कि पोर्शन होगा हमारे पास मैटर का, मीन्स कि उस कॉपी का पोर्शन होगा विच इंडिविजुअली स्मॉल इन साइज। मीन्स कि अगर बात करें कि इंडेफिनेटली, सॉरी इंडिविजुअली बोल रहा हूँ, इंडेफिनेटली का मतलब क्या कि जिसको हम काउंट कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर हम कहें डेफिनेटली क्या होता है जिसको काउंट कर सकते हैं, और इनडेफिनेटली क्या होता है जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। तो अगर हम बात करें कि स्मॉल से स्मॉल पार्टिकल, जैसे हम क्या करें कि इतना स्मॉल उसके पीसेस कर दे कि उसको हम मेजर ही ना कर पाएँ, तो वो क्या हो जाता है इनडेफिनेटली, मीन्स कि इनडेफिनेटली कि उसको डिफाइन नहीं है वो स्मॉल इन साइज, कि इतना स्मॉल साइज है कि उसको डिफाइंड नहीं है वो, तो वो क्या बन जाता है हमारे पास पार्टिकल बन जाता है। अब पार्टिकल के बाद क्या है, बॉडी है। तो ये दोनों सेम ही बात है। अगर हम बात करें पार्टिकल और बॉडी, तो क्या है, बॉडी इज अ पोर्शन ऑफ अ मैटर, ये भी हमारे पास मैटर का पार्ट था और ये भी हमारे पास मैटर का पार्ट है, तो दोनों हमारे पास मैटर के पार्ट हैं। कह रहा बॉडी इज अ पोर्शन ऑफ मैटर ऑक्यूपाई अ फाइनाइट स्पेस। अब इसमें क्या था, इनडेफिनेटली था कि उसमें हम काउंट नहीं कर सकते। इसमें कह रहा फाइनाइट स्पेस मीन्स कि उसको हम मेजर कर सकते हैं, उसका हम काउंट कर सकते हैं। फाइनाइट है मीन्स कि उसको हम गिनती कर सकते हैं। तो अगर हम क्या करें, उसको काउंट कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, तो वो क्या है हमारे पास बॉडी है। अगर हम काउंट नहीं कर सकते तो वो क्या है, पार्टिकल है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, बॉडी। अब इसके बाद हमारे पास है रिजिड बॉडी। तो रिजिड बॉडी क्या होती है हमारे पास, रिजिड मैंने अभी बता दिया कि जो फिक्स होती है, जो मूव नहीं हो पाती, तो वही हमारे पास दिया होगा। कह रहा है रिजिड बॉडी इज अ बॉडी विच डज नॉट चेंज इन शेप एंड साइज बट सब्जेक्टेड टू एक्सटर्नल फोर्सेस। क्या कह रहा है हमारे पास कि जिसकी हमारे पास शेप और साइज की बात करें, अगर मीन्स की मान लो अगर पेपर है, तो पेपर का हमारे पास शेप होती है, जो हमारे पास मान लो हमारे पास रेक्टेंगल शेप होती है। तो कह रहा है कि डजेंट चेंज इट्स शेप, कि उसकी हम शेप को चेंज नहीं कर सकते। मीन्स कि अगर हम बात करें आयरन का कोई मान लो ले लो हम, क्योंकि पेपर को तो हम फोल्ड कर सकते हैं, उसकी शेप चेंज कर सकते हैं। जिसकी हम शेप चेंज नहीं कर सकते, जिसका हम साइज चेंज नहीं कर सकते, बट सब्जेक्टेड टू एक्सटर्नल फोर्सेस, मीन्स कि एक जगह से दूसरी जगह हम उसको ले जा सकते हैं, तो वो चीज़ हमारे पास क्या हो जाती है, वो है हमारे पास रिजिड बॉडी। तो आइए समझ में आ गया होगा। बाकी आगे हमारे पास नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, डीफॉर्मेबल बॉडी। तो डीफॉर्मेबल बॉडी विच इज़ नॉट रिजिड। एक तो क्या है रिजिड बॉडी है, वो मैंने आपको बता दिया क्या है। अगर वो हमारे पास रिजिड नहीं दी है तो वो क्या हो जाएगी, हमारे पास डीफॉर्मेबल बॉडी हो जाएगी। उसके बाद है स्पेस। अब स्पेस तो वही है जो हमारे पास एरिया कवर करके स्पेस होता है। तो स्पेस इज अ ज्योमेट्रिकल रीजन इन विच इवन टेक प्लेसेस, मीन्स कि हमारे पास कह रहे कोई ज्योमेट्रिकल रीजन है। मान लो ये हमारे पास ज्योमेट्रिकल रीजन है। ज्योमेट्रिकल रीजन का क्या मतलब, जो एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस, तो इसी के बीच में हमारे पास जो एरिया कवर हो रहा है उस एरिया को क्या बोलते हैं, स्पेस बोलते हैं। उसके बाद टाइम है। टाइम इज अ मेजर ऑफ अ सक्सेशन ऑफ इवेंट। अब मैंने बताया था प्रोबेबिलिटी अगर हमने जो की है, प्रोबेबिलिटी में क्या होता है, एक तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी होती है सक्सेस की, और एक क्या होती है प्रोबेबिलिटी हमारे पास फेलियर की। तो क्या कह रहा है हमारे पास, टाइम क्या है कि जब हमारे पास मेजर ऑफ सक्सेशन ऑफ इवेंट, कि मान लो अगर हमको काम कर रहे हैं तो सक्सेस जो हुआ है तो उसमें हमारे पास कितना टाइम लगा, तो उसको हम टाइम बोलते हैं। उसके बाद है मास। मास क्या है, मास ऑफ अ बॉडी इज क्वांटिटी ऑफ मैटर इट कंटेन। मास का क्या मतलब है कि हम जितना हम उसको मेजर कर पा लें। मान लो अगर हमारे पास कोई दिया है, डिब्बा दिया है, तो वो हमारे पास क्या है, एक हमारे पास बॉडी है, अगर उसका हम वेट बात करें 10 kg या 20 kg है, तो वो क्या हो जाएगा, उसका मास हो जाएगा। मीन्स कि उसने हमारे पास क्वांटिटी में बता दिया, गिनती करके बता दिया कि कितना वो कंटेन कर रहा है। उसके बाद हमारे पास फोर्स। तो फोर्स है, फोर्स इज एक्सटर्नल एजेंसी विच चेंजेस और टेंड टू चेंजेस द स्टैंड ऑफ रेस्ट, स्टेट ऑफ रेस्ट और द यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। कह रहा है फोर्स क्या है, फोर्स हमारे पास एक्सटर्नल एजेंसी है। मीन्स कि हमारे पास फोर्स है एक एक्सटर्नल जो बाहर से लगाई जाती है, जो क्या करती है हमारे पास, जहाँ तो हमारे पास जहाँ पे बॉडी पड़ी है उसको चेंज कर देती है, जहाँ टेंड टू चेंजेस। टेंड का मतलब कि बिल्कुल निग्लिजिबल जैसा होता है, टेंड टू जैसे अब साइनल करते हैं हम, तो क्या होता है 0.00 समथिंग कुछ होता है, तो हमारे पास आंसर में ज़्यादा फर्क नहीं आता है। लेकिन फिर भी हमारे पास टेंड टू चेंजेस का, जैसे टेंड टू इसमें लिमिट तक भी करते हैं, तो वो भी हम करेंगे तब भी बताऊँगा मैं। तो क्या है, या तो चेंजेस करेगी या 10 टू चेंजेस करेगी। मीन्स कि हमें दिखाई नहीं देगी वो चीज़, अगर 10 टू चेंजेस होगी लेकिन उसमें चेंज हुआ होगा, तो वो चीज़ हमें है। जैसे अगर हम बात करें स्पेस की, तो स्पेस में अगर हमारे पास जैसे अर्थ की बात करें, तो वहाँ हमारे पास क्या चेंजेस हो रहे हैं, वो हमारे पास क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। लेकिन हमें वो रोटेशन जो है हमें दिखाई नहीं देती, क्योंकि वो बिल्कुल स्लोली होती है। और हमारे पास जैसे सारे के सारे, अगर हम बात करें सैटेलाइट भी कहीं ना कहीं मूव कर रहे होते हैं, लेकिन हमें चीज़ें दिखाई नहीं देती। तो जो चीज़ हमें दिखाई नहीं दे रही है वो हमारे पास 10 टू चेंजेस है, बाकी चेंजेस है जो हमें दिखाई दे रहा है। द स्टेट ऑफ रेस्ट, अगर रेस्ट में है, अगर रेस्ट में है हमारे पास, तो क्या होगा, थोड़ा सा मीन्स कि अगर रेस्ट पे जहाँ पे, तो थोड़ा सा उसमें चेंजेस हो गए, तो जहाँ आ गई बॉडी, ठीक है। और यूनिफॉर्म मोशन क्या होती है, मान लो हमारे पास ट्रेन जा रही है,
तो ट्रेन हमारे पास जहाँ पे जा रही है एक 20 की स्पीड से। तो अगर हमारे पास जहाँ से एक्सटर्नल फोर्सेस लग रही हैं, एक्सटर्नल फोर्सेस लग रही है, कह रहे यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन। तो एक्सटर्नल फोर्सेस जहाँ से लगेंगी तो जहाँ पे हमारे पास 20 की फोर्स से ही रहा तो वो हमारे पास क्या हो गया, इक्विलिब्रियम भी रहा। अगर थोड़ा सा हमारे पास फोर्स बढ़ा दी हमने 10, तो वो क्या हो गया 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है। लेकिन वो क्या कर रहा है, मूव उसी डायरेक्शन में कर रहा है। अगर हमारे पास इधर कर रहा है, वेस्ट की तरफ कर रहा है, तो उसमें हमने एक्सटर्नल फोर्सेस लगाई तो उसने अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं की, डायरेक्शन उसकी अभी भी वेस्ट की तरफ ही है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, फोर्स हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, वैसे तो आपको सबको जो याद ही करनी पड़ेंगी चीज़ें, फिर भी मैं समझा रहा हूँ कि आपको आसानी से थोड़ा सा याद हो जाए। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास वेट। अब वेट क्या है, वेट तो आपको पता ही क्या होता है, वेट ऑफ अ बॉडी इज द फोर्स विद विच इट अट्रैक्ट टोवर्ड द अंडर ऑफ अर्थ। क्या कह रहा है, वेट हमारे पास वो बॉडी है हमारे पास जो अट्रैक्ट करती है बॉडी की तरफ, मीन्स की अर्थ की तरफ। तो जो हमारे पास पता है वेट हमारे पास, अगर मान लो किसी का वेट कम है, मान लो ऐसे जैसे कोई पत्ता ही है, तो वो अगर नीचे गिर रहा है तो उसका वेट अगर कम है तो हमारे पास क्या होगा, उसका जो अट्रैक्शन होगा टोवर्ड अर्थ वो क्या होगा, कम होगा। वही अगर हम कोई पत्थर फेंकते हैं तो उसका जो अट्रैक्शन होगा टोवर्ड अर्थ वो ज़्यादा होगा। तो कह रहे कि वेट वही होता है जिसका हमारे पास अट्रैक्शन टोवर्ड अर्थ हमारे पास कितना है, तो वो मेजर जो करते हैं हमारे पास वो क्या होता है, उसका वेट होता है। उसके बाद हमारे पास है स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। तो जो मैंने वेक्टर स्पेस में भी बताया था हमारे पास कि स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज़ कौन सी होती हैं, मैंने वहाँ पे बताया था। बाकी इसकी डेफिनेशन आप जहाँ से देख लो। क्या कह रहा है, स्केलर क्वांटिटी वही होती है जिसका हमारे पास ओनली मैग्नीट्यूड होता है बट नो डायरेक्शन, मीन्स कि इसका एग्जाम्पल हमारे पास आगे दी हुई लेंथ, एरिया, मास। और वेक्टर क्वांटिटी की बात करें तो इसमें मैग्नीट्यूड भी होता है एज वेल एज डायरेक्शन भी होती है, तो जो पहले भी कर चुके हो आप। इसके बाद न्यू जो आई है हमारे पास वो क्या, टेंशन और थ्रस्ट। हमारे पास इसमें टेंशन ही वैसे आपको ज़्यादा एग्जाम में आएगी। तो टेंशन क्या होता है हमारे पास, जब हम क्या कर रहे होते हैं किसी थ्रेड के द्वारा, थ्रेड के द्वारा जब हम करते हैं ना किसी को पुल या पुश करते हैं तो वो हमारे पास क्या बन जाती है, टेंशन। तो यही लिखा होगा, टेंशन इज अ पुलिंग फोर्स। कह रहे हैं कि पुलिंग मीन्स की जैसे रस्सी मान लो आप, तो रस्सी से अगर हम किसी को, जैसे क्या होता है कुएं में से अगर बात करो, कुएं में से रस्सी से हम क्या करते हैं, पानी बाहर निकालते हैं, तो क्या कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं, हम अपनी तरफ खींच रहे होते हैं रस्सी। तो उस पर जो फोर्स लग रही होती है उसको क्या बोलते हैं, टेंशन बोलते हैं। तो टेंशन इज अ पुलिंग फोर्स है हमारे पास, थ्रेड के साथ थ्रेड है, अब रस्सी है कुछ भी ले लो। और थ्रस्ट इज अ पुशिंग फोर्स। अब इसमें क्या कह रहे हैं कि पुश कर रहे हैं हम, तो मोस्टली पुशिंग वाला आता नहीं हमारे पास, पुलिंग वाला ही एग्जाम में आया हुआ है, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टेंशन इज अ पुलिंग फोर्स, ये आप याद रखो अभी के लिए। उसके बाद है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम क्या हमारे पास, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, इक्वल, मीन्स की इक्वल का मतलब बात किसकी हो रही है हमारे पास इसमें, फोर्स की। तो मीन्स की फोर्स हमारे पास कह रहे हैं कि दो फोर्सेस अगर इक्वल हैं, क्योंकि कंपैरिजन के लिए दो फोर्सेस तो कम से कम चाहिए, तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम। तो सिस्टम ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन अ रिजिड बॉडी इज इक्वल इफ बॉडी रिमेन एट द रेस्ट और इन अ यूनिफॉर्म मोशन अलोंग इट स्ट्रेट लाइन। कह रहे हैं कि अगर हमारे पास बॉडी क्या दो तरह से हो सकती है, जहाँ तो हमारे पास रेस्ट पे है, तो जहाँ हमारे पास क्या क्या चल रहा है, यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है। तो दोनों में अगर हमारे पास क्या कह रहा है, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, मान लो हमारे पास एक तो ये मैंने वजह से बता दिया फोर्स, मान लो इसको दे दो F1, और ये हमारे पास क्या है, ये मान लो हमारे पास फिक्स्ड है और ये हमारे पास यूनिफॉर्म चल रही है। इधर हमारे पास फोर्स आ गई F2, अब ये हमारे पास फिक्स्ड है और ये हमारे पास यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है। तो अब हमारे पास ये अलग से फोर्स होगी और ये अलग से फोर्स होगी। अब दोनों फोर्स क्या कह रहा है कि इसका जो हमारे पास क्या है, स्पीड की अगर बात करें, जब फोर्स की बात करें, तो मान लो ये 10 न्यूटन है, तो इधर भी हमारे पास क्या होना चाहिए, 10 न्यूटन ही है। तो दोनों अगर हमारे पास इक्वल हो गए तो वो क्या होगी, इक्विलिब्रियम की फोर्स में हम चला जाएगा। मान लो अगर हमारे पास एग्जांपल और देता हूँ, मान लो ये बॉडी है, एक पर्सन ने इधर से हमारे पास वेट लगाया 10 kg, इधर से उसने वेट लगाया 20 kg। अब हमारे पास जिसका वेट ज़्यादा होगा उस तरफ पुश हो जाएगा। अगर इधर 20 kg हमारे पास इधर जा रहा है, तो इधर हमारे पास क्या हो जाएगा, वो 10 हमारे पास जो न्यूटन है वो क्या चला जाएगा, आगे चला जाएगा जहाँ से, ठीक है। लेकिन अगर यही हमारे पास क्या करें, हमारे पास कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें फोर्स देखनी होती है, कोई पर्सन का पता नहीं चलता। मान लो जहाँ पे हमारे पास बॉडी है, जहाँ 10% लगा रहे हैं 10 न्यूटन का फोर्स, 10% लगा रहे हैं 10 न्यूटन का फोर्स, तो टोटल कितनी होगी, 100 न्यूटन हो गई। अब इधर से हमारे पास क्या कर रहे हैं, 5% लगा रहे हैं, कितना लगा रहे हैं, 5% लगा रहे हैं हमारे पास 20 न्यूटन का फोर्स। अब इधर से 20 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं तो इधर भी कितना होगा, 100 न्यूटन। अब इधर लेफ्ट साइड भी 100 न्यूटन, राइट साइड भी 100 न्यूटन, इज इक्वल टू हो गया। तो ये क्या है हमारे पास, इक्विलिब्रियम की स्टेट है हमारे पास, इसको बोलेंगे कि ये इक्विलिब्रियम में। अब हमें ये मैटर नहीं करता कि जहाँ पे 10% है जहाँ पे 5% है, तो 10% वाले हमारे पास इस तरफ लेकर जाएंगे बॉडी को, ऐसा नहीं है। हमने देखना कि उस पर फोर्स कैसे लग रही है, जितनी फोर्स लग रही है, अगर ज़्यादा फोर्स लग रही है तो उसके टोवर्ड जाएगा, अगर दोनों तरफ सेम फोर्स है तो वो हमारे पास इक्विलिब्रियम की फॉर्म में चला जाएगा,
ठीक है, तो आई होप समझ में आ गया होगा आपको। अब हमारे पास मेन आती है, अभी जितनी थी जो हमारे पास ये क्या थी, मैकेनिक्स की हमारे पास सिमिलर हमारे पास डेफिनेशन थी, स्टैटिक्स और स्टैटिक और डायनामिक दोनों में जो आनी है। अब उसके बाद हमारे पास स्टार्ट हो जाता है जहाँ से टॉपिक स्टार्ट स्टैटिक। तो स्टैटिक हमारे पास सबसे पहले एग्जाम आपको जो दिया हुआ सिलेबस में वही न्यूटन लॉ दिए हुए हैं, तो वो तीनों लॉ आपको पता होने चाहिए, और इसमें से क्वेश्चन ही भी आया होता है, इसलिए जो इंपॉर्टेंट है न्यूटन लॉ से क्वेश्चन आया हुआ है। अब क्वेश्चन काफ़ी घुमा के आए हुए हैं, जितना मैं आपको करवाऊंगा ना नोट्स, आपको लगेगा कि नोट्स में से एग्जाम में कुछ आया ही नहीं हुआ, तो इसलिए आपने नोट्स पहले लिख लेने हैं, इसको याद कर लो, फिर मैं आपको जो MCQ करवाऊंगा तब आपको समझ में आएगी कि जो है कहाँ क्वेश्चन किए हैं और कैसे किए हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि स्टैटिक से होता क्या है। कह रहा है व्हेन अ पार्टिकल एट रेस्ट, मान लो हमारे पास दो तरह से पार्टिकल हो सकता है, या तो रेस्ट में या यूनिफॉर्म हमारे पास मोशन में। तो अब क्या कह रहा है हमारे पास F इज इक्वल टू क्या दिया है, F1 प्लस F2 प्लस F3, मीन्स की हमारे पास क्या दिया है, तीन फोर्सेस का एडिशन कर दे तो हमारे पास एक फोर्स बनेगी, मान लो 5 न्यूटन 5 न्यूटन 5 न्यूटन, तो इज इक्वल टू कितना होगा 15 न्यूटन। तो F हमारे पास फोर्स कितनी बनेगी 15 न्यूटन, तो वो क्या कह रहा है हमारे पास वेक्टर क्वान्टिटी है। अब वेक्टर क्यों है, वेक्टर तभी होगी अगर हमारे पास इसमें के साथ क्या है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है। मीन्स कि आपने ध्यान देना होता है डायरेक्शन पे, अगर डायरेक्शन जा रही है तो हमारे पास क्या है, वो वेक्टर क्वांटिटी है। अब हमारे पास आ जाता है न्यूटन लॉ, तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, जिसको हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ एनर्सिया भी बोलते हैं। तो पहले तो ये सीधा क्वेश्चन आ सकता है वन मार्कर के, कि न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को बोलते हैं, लॉ ऑफ एनर्सिया भी बोलते हैं। तो क्या है हमारे पास लॉ, अब बॉडी इन स्टेट ऑफ अ रेस्ट और इन अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, कह रहे हैं कि हमारे पास बॉडी अगर रेस्ट में है या यूनिफॉर्म वेलोसिटी में, अनटिल एंड अनलेस एन एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स इज एक्टेड ऑन अ बॉडी, कह रहे हैं कि हमारे पास कोई भी बॉडी अगर अगर वो मतलब कि अगर वो यूनिफॉर्म मोशन में चल रही है तो वो यूनिफॉर्म मोशन में चलती ही जाएगी, वो कभी भी रुकेगी नहीं जब तक उस पर हमारे पास एक्सटर्नल फोर्सेस नहीं लग रही, और अगर रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहेगी जब तक उस पर एक्सटर्नल फोर्सेस नहीं लगती। मान लो हमारे पास जहाँ पे मास है, कोई बॉडी पड़ी है, अब जब तक इस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगी, जहाँ पे फिक्स ही रहेगी, ये कभी भी मूव नहीं होगी। अब मान लो हमारे पास जहाँ से कोई क्या है, इस तरह से हमारे पास क्या कोई कह लो कि जैसे आपने देखा होगा हिल स्टेशन पे हमारे पास क्या होता है, ढलान जैसी बना होता है, तो अगर जहाँ से हम क्या कर दे एक बॉल नीचे फेंक दे, तो ये क्या करेगा, जब तक इस पर एक्सटर्नल फोर्सेस नहीं लगेगी, मीन्स कि जहाँ पर कोई अगर मान लो पर्सन है, उस बॉल को हमारे पास पकड़ नहीं लेगा, उसको और डायरेक्शन में नहीं फेंकेगा, तब तक ये हमारे पास क्या होगा, कंटिन्यूसली क्या होगा हमारे पास यूनिफॉर्म मोशन में चलती रहेगी जब तक एक्सटर्नल फोर्सेस नहीं लगेगी। तो अगर बॉडी रेस्ट पे है या एक्सटर्नल फोर्सेस पे है, ओ सॉरी रेस्ट पे है या यूनिफॉर्म मोशन में है, तो सिंपल वैसी तरह से रहेगी जब तक उस पर एक्सटर्नल फोर्सेस नहीं लगेगी। अब एक्सटर्नल फोर्सेस वो क्या हो सकती है, तो अगर कई बार आपको लगे कि पर्सन नहीं है, तो हमारे पास अर्थ भी अपने आप में क्या है, एक फोर्स है। अब आपको पता है कि अर्थ भी हमारे पास ग्रेविटेशन फोर्स होती है उसमें, तो वो हमारे पास उस फोर्स को लेकर उसकी वजह से वो क्या होता है, मोशन उसका चेंज होता है, जो डायरेक्शन चेंज होती है। अब इनर्शिया क्या होता है, तो आल्सो नाउन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। तो इनर्शिया का मतलब क्या है, टेंडेंसी टू रिमेन अनचेंज और कंटिन्यू इन द एग्जिस्टिंग स्टेट, कह रहे हैं कि कोई भी जिसकी टेंडेंसी की किस तरह से वो हमारे पास रिमेन अनचेंज्ड, मीन्स कि वो चेंज नहीं होता, अगर फिक्स है तो अनचेंज नहीं होगा, और कंटिन्यू इन अगर यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो कंटिन्यू रहेगा इन द एग्जिस्टिंग स्टेट, जिस तरह से भी वो जा रहा है। तो ये थी हमारे पास न्यूटन फर्स्ट लॉ। इसके बाद सेकंड लॉ की बात करते हैं, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन, अब सारा का सारा अगर हम टोटल बोले इसको मोशन के साथ डिनोट करते हैं, तो इसमें हमारे पास एग्जाम में क्वेश्चन न्यूटन सेकंड लॉ से आया हुआ, और वो क्या है, जो फार्मूला आया हुआ। तो इस फार्मूले का काफ़ी जगह यूज़ होना है, तो इसको आपने ध्यान में रखना है। तो क्या है हमारे पास, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, इसको इस तरह से भी लिखते हैं, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो हमारे पास इस तरह से भी आ सकता है, सीधा एम में भी लिखा होता है, तो यही है। अब हमारे पास एक्सेलरेशन का मतलब क्या है, एक्सेलरेशन हमारे पास होती है हमेशा पॉजिटिव में, जो मैं आपको समझा दूं। अगर ये हमारे पास नेगेटिव में चला जाए, तो वो क्या बन जाती है हमारे पास, रिटार्डेशन बन जाती है, जहाँ लिख देता हूँ मैं डेशन, रिटार्डेशन बन जाती है। बाकी आगे मैं बताऊंगा जहाँ पे रिटार्डेशन आएगी फिर से समझा दूंगा। तो इतना आपने याद रखना है कि फोर्स हमारे पास जो एक्सेलरेशन होती है जब नेगेटिव में चला जाए तो वो रिटार्डेशन बन जाती है। जैसे कि हमारे पास वेट होता है, अगर हम क्या होता है, ग्रेविटेशनल वेट होता है हमारे पास, तो ग्रेविटी हमारे पास नीचे की तरफ जाती है, लेकिन फोर्स हमारे पास अगर कोई लगा रहे हैं तो वो किसी भी तरफ ऊपर भी जा सकती है, नीचे भी कहीं भी जा सकती है। तो ये चीज़ें साइंस वालों को ज़्यादा समझ में आएगी, वैसे मैथ वालों को हो सकता है कन्फ्यूजन हो। बाकी आपको जो मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें कहूँगा ना, आप वही याद रखो। मैथ वाले अगर कुछ समझ भी नहीं आता तो वो छोड़ दो, जहाँ पे जैसे मैंने ये कहा तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लो, ये पक्का याद रखना है आपने। तो मैग्नीट्यूड ऑफ अ फोर्स इज इक्वल टू
मास इंटू एक्सेलरेशन। अब एग्जाम में आपको न्यूटन लॉ ऑफ मोशन थोड़ी ना कहेगा कि जहाँ पे न्यूटन लॉ ऑफ मोशन बताओ, वहाँ पे उसने क्या बोला हुआ है कि मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, कि फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालो। तो फोर्स का जब भी मैग्नीट्यूड निकालना है तो हमारे पास ये फार्मूला आएगा, और इसी तरह से क्वेश्चन आया था, उसने बोला था मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स निकालो। उसमें हमारे पास फोर्स तो हमें निकालनी है, मास हमारे पास दिया था, एक्सेलरेशन निकालना था। अब एक्सेलरेशन के 3 फार्मूले होते हैं, तो वो जब आगे आएंगे मैं आपको बता दूंगा कौन से फार्मूले होते हैं, लेकिन हमें जो फार्मूला पता होगा तो तभी अप्लाई करेंगे ना। तो उसमें हमारे पास मास दिया था, एक्सेलरेशन हमने निकाली थी और सीधे जब फार्मूला लगाया था, तो 10 से 15 सेकंड में क्वेश्चन हो जाते हैं वैसे, ठीक है। तो क्या है हमारे पास, सेकंड लॉ ऑफ मोशन हो गया, आपको समझ में आ गया होगा। तो मास हमारे पास होता है क्या, तो वो दिया हुआ मास इज अ अमाउंट ऑफ मैटर इन द ऑब्जेक्ट, कि हमारे पास ऑब्जेक्ट में कितनी अमाउंट है। मान लो हमारे पास कोई 5 kg की चीज़ है, और एक हमारे पास जहाँ पे 20 kg की चीज़ है, और हमारे पास एक मान लो 1 kg की है। अब हमारे पास क्या है, अगर 1 kg को फेंकेंगे तो उसकी अलग स्पीड होगी, 5 की अलग स्पीड होगी, और 10 की अलग स्पीड होगी। तो वही कह रहे हैं कि मास के साथ एक्सेलरेशन क्या है, उसकी स्पीड ही है। तो जितना मास के साथ एक्सेलरेशन है, जितना मीन्स कि मान लो मास अगर बढ़ रहा है तो उसके साथ एक्सेलरेशन मान लो हमारे पास 10 है, एक्सेलरेशन 10 है, तो 1 से किया तो अलग है, 5 से किया मल्टीप्लाई अलग है, 20 से किया तो अलग है। तो इसी तरह से हमारे पास क्या होगा, इंक्रीज होती जाएगी फोर्सेस की। अगर हमारे पास क्या होगा, मास बढ़ रहा है या एक्सेलरेशन बढ़ रही है, कुछ भी बढ़ रहा है या कुछ भी कम हो रहा है, तो उससे हमारे पास क्या होगा, सारा इफेक्ट किस पे पड़ेगा, फोर्स पे पड़ेगा। अब थर्ड हमारे पास है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, क्या है, एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो यही हमारे पास है कि जैसे अगर हमारे पास एक्सेलरेशन इधर जा रही है 10 kg 10 न्यूटन, तो इधर हमारे पास जो रिटार्डेशन होगी उसकी वो -10 होगी, ठीक है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स भी बोल सकते हैं। तो फ्रिक्शन फोर्स भी क्या लगती है, ऑपोजिट में लगती है। अगर हम किसी मान लो ये बॉडी है, इसको आगे को धक्का दे रहे हैं, तो फ्रिक्शन फोर्स इसको पीछे को धक्का देती है, तो तभी वो स्टेबल रहती है। अदरवाइज क्या करें, अपने आप आगे को मूव होती जाएगी। तो इसलिए हमारे पास इसके ऑपोजिट एक फोर्स भी होती है, जो हमारे पास वही कह रहा है कि एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। जैसे बॉल को अगर दीवार पे मारे तो वही फोर्स है, अगर 10 न्यूटन की फोर्स से हम दीवार पे मारे तो 10 न्यूटन की फोर्स से ही वो बैक भी उसको भेजती है बॉल को। तो ये हमारे पास होता है। अब उसके बाद आपके पास सिलेबस में है सिस्टम ऑफ फोर्सेस। तो सिस्टम ऑफ फोर्सेस क्या होती है, और इसमें से भी आपको एक डेफिनेशन एक आई हुई एग्जाम में सीधी सीधी, डेफिनेशन क्या होती है तो मैं बता देता हूँ कौन सी है, पहले सारी कर लें। तो क्या है हमारे पास, सिस्टम फोर्स है दो तरह का होता है, कोप्लेनर और नॉन कोप्लेनर। अब हमारे पास कोप्लेनर नॉन कोप्लेनर कौन सा होता है, अब इसके टाइप्स क्या है, कोलिनियर, पैरेलल, कॉन्ग्रुएंट, नॉन कॉन्ग्रुएंट, नॉन पैरेलल। इधर क्या है, कॉन्ग्रुएंट, पैरेलल, नॉन कॉन्ग्रुएंट, नॉन पैरेलल। मीन्स की क्या है, अगर हमारे पास कोप्लेनर है तो उसमें एक्स्ट्रा क्या आ रही है, कोलिनियर आ रही है। कोलिनियर पता है कि एक ही लाइन में मान लो जो सारी फोर्सेस हमारे पास अप्लाई हो रही हैं। इसमें हमारे पास कोलिनियर नहीं होता, क्यों नहीं होता, अब हम उसके लिए आपको कोप्लेनर और नॉन कोप्लेनर समझना पड़ेगा। तो कोप्लेनर वो होती है जो हमारे पास एक ही प्लेन में होती है। मान लो जो एक ही प्लेन में अगर फोर्सेस सारी क्या कर रही है, एक्ट कर रही है कहीं ना कहीं पे, तो वो क्या है, कोप्लेनर है। अगर हमारे पास दो प्लेन आ गए, एक ये आ गया और ये आ गया, अब इसमें देखो, इसमें तो लीनियर हो सकता था, एक ही प्लेन में हमारे पास इस तरह से चल रही है, लेकिन मान लो एक जहाँ फोर्स चल रही है एक जहाँ चल रही है, तो अगर वो दूसरे प्लेन में हमारे पास चलेगी तो वो लीनियर नहीं रहेगी, क्योंकि अगर ये प्लेन हमारे पास जहाँ से मूव होकर नीचे आ गया, तो जहाँ पे इतनी जो फोर्स है वो हमारे पास नीचे चली जाएगी, तो लीनियर नहीं रह पाएगा। तो इसलिए हमारे पास लीनियर और नॉन लीनियर हमारे पास डिफरेंस होता है हमारे पास कोप्लेनर के लिए। तो अब इन सभी के डेफिनेशंस कर लेते हैं। सबसे पहले सिस्टम ऑफ फोर्सेस की हमारे पास डेफिनेशन है। सिस्टम ऑफ फोर्सेस क्या होता है, व्हेन मोर देन वन फोर्सेस आर एक्टिंग इन अ बॉडी साइमल्टेनियस। कह रहे कि एक से ज़्यादा फोर्स अगर हमारे पास बॉडी साइमल्टेनियसली मीन्स कि लगातार हमारे पास क्या हो रही है, एक्ट हो रही है, देन कम्बिनेशन ऑफ दोज फोर्सेज आर सिस्टम ऑफ फोर्सेज। तो सिस्टम हमारे पास, सिस्टम का मतलब वही होता है कि किसी चीज़ की कलेक्शन। तो कह रहा है सिस्टम ऑफ फोर्सेज मीन्स की कलेक्शन ऑफ फोर्सेज। तो कलेक्शन मीन्स कि दो से तो ज़्यादा होगी, एक दो से तो ज़्यादा होगी फोर्सेज। तो कह रहा है एक से अगर ज़्यादा फोर्सेज एक्ट कर रही है हमारे पास एक बॉडी पे साइमल्टेनियसली, तो वो क्या है, सिस्टम ऑफ अ फोर्सेज है हमारे पास। उसके बाद देख लेते हैं कोप्लेनर और नॉन कोप्लेनर। तो कोप्लेनर वही है, इन द सिस्टम ऑल द फोर्सेज इन द सिंगल प्लेन। अगर सिंगल प्लेन में है तो वो कोप्लेनर है। अगर हमारे पास कह रहा है कि नोट इन सिंगल, हाँ, तो डू नॉट एक्ट इन द सिंगल प्लेन, तो वो क्या हो जाएगा, नॉन कोप्लेनर हो जाएगा। तो सिंपल सी है, लेकिन याद आपको ये रखनी पड़ेंगी। तो उसके बाद क्या है, कोलिनियर। अब कोलिनियर मैं जो सारी की सारी बता रहा हूँ ना जी, हमारे पास कोप्लेनर के लिए अभी मैं जहाँ पे बता रहा हूँ, उसके बाद नॉन कोप्लेनर के लिए सेम ही होती हैं, तो मैं सीधा ही वही रहेंगी, सेम ही रहेंगी। तो क्या है कोप्लेनर, इसको आप ये भी बोल सकते हैं कि कोलिनियर कोप्लेनर। तो कोलिनियर है हमारे पास जो कि कोप्लेनर में ही होती है। तो इन
इन ऑल द फोर्सेस एक्टिंग अलोंग अ सिंगल लाइन। कह रहे कि अगर सिंगल लाइन में, जैसे मैंने बता ही दिया कि एक ही सिंगल लाइन पे सारी की सारी फोर्सेस अगर एक्ट हो रही हैं तो वो क्या है हमारे पास कोप्लेनर कोलिनियर फोर्सेस हैं। अब क्या है हमारे पास कोप्लेनर कॉन्ग्रुएंट फोर्सेस। अब सी मैंने शॉर्टकट में लिखा तो कोप्लेनर कॉन्ग्रुएंट फोर्सेस। तो कोप्लेनर कॉन्ग्रुएंट फोर्सेस उसका मैंने डायग्राम बनाया। देखो कोलिनियर की अगर हम बात करें तो देखो जो एक ही लाइन पे हमारे पास अगर एक्ट कर रही है तो वो क्या है कोलिनियर है। उसके बाद क्या है कॉन्ग्रुएंट। तो कॉन्ग्रुएंट पहले डेफिनेशन समझो, फोर्सेज आर इन अ सेम प्लेन ऑल मीट एट अ कॉमन पॉइंट। अब इस पे याद क्या रखने वाला है कि कॉमन पॉइंट पे हमारे पास वो क्या करती है मीट करती हैं कॉन्ग्रुएंट फोर्सेज। तो जहाँ डायग्राम में अगर आप देखो, हाँ देखो डायग्राम में हमारे पास क्या दिया, एक फोर्स इधर जा रही है, एक फोर्स इधर जा रही है और एक फोर्स इधर जा रही है। तो जहाँ पे आके वो क्या हो रही है मीटिंग हो रही है, जो हमारे पास देखो आप जहाँ से देख सकते हो। तो जहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है, मान लो एक फोर्स जहाँ से आई इस पॉइंट पे, एक फोर्स जहाँ से आई इस पॉइंट पे, एक फोर्स जहाँ से आई, एक फोर्स जहाँ से आई। तो क्या हो रहा है जहाँ पे हमारे पास कॉमन पॉइंट हमारे पास होता है ना, तो वो हमारे पास क्या होती है कॉन्करेंट फोर्सेस हो जाती हैं। तो कॉन्करेंट फोर्सेस क्या होती है, हैविंग अ सेम कॉमन पॉइंट, हैविंग सेम मीट एट अ कॉमन पॉइंट, मतलब कि वही होगा कि उसका कॉमन पॉइंट होता है हमारे पास सेम होता है। तो इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है, अब क्या है हमारे पास कॉन्करेंट पैरेलल फोर्सेस। तो कॉन्करेंट पैरेलल फोर्सेस सॉरी कोप्लेनर, एक कोप्लेनर एक नॉन कोप्लेनर। तो कोप्लेनर पैरेलल फोर्सेस क्या है, कह रहा है फोर्सेस आर इन सेम प्लेन एंड पैरेलल टू ईच अदर। अब जैसे हमारे पास जहाँ पे दिया हुआ है देखो कि हमारे पास क्या है, एक जहाँ पे लाइन है, एक जहाँ पे लाइन है, एक जहाँ पे है, एक जहाँ पे है। तो ये सारी हमारे पास क्या हो रही हैं फोर्सेस लग रही हैं, लेकिन ये क्या है आपस में सारी की सारी क्या है पैरेलल है। तो कह रहे हैं कि अगर हमारे पास पैरेलल फोर्सेस है तो वो सीधा ही क्या है कि कोप्लेनर पैरेलल है, अगर एक ही प्लेन में और पैरेलल है ईच अदर के। उसके बाद क्या है कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट और नॉन पैरेलल में, इसकी ना तो नॉन कॉन्करेंट है, कॉन्करेंट भी नहीं है और ना ही हमारे पास पैरेलल भी नहीं है। तो फोर्सेस आर इन सेम प्लेन एंड नाइदर मीट एट अ कॉमन पॉइंट और नॉट पैरेलल टू ईच अदर। तो वो क्या हो जाती है हमारे पास सेम वही चीज़ बताई हुई जो ऊपर दिया है, डेफिनेशन से इम्पोर्टेड है सॉरी। उसके बाद नेक्स्ट क्या है हमारे पास नॉन कोप्लेनर फोर्सेस आ गई हैं। तो नॉन कोप्लेनर फोर्सेस, अब मैंने सेम वही लिखा हुआ है कि नॉन कोप्लेनर का मतलब कि हमारे पास एक प्लेन में नहीं होगी, बाकी सारी डेफिनेशन सेम है। कॉन्करेंट का मतलब कि एक ही जगह पे कॉमन पॉइंट में मीट करेंगे, लेकिन वो क्या होगी दो प्लेन में होगी। अगर मान लो एक प्लेन पे मैंने कहा था कि एक जहाँ से आई, एक जहाँ से आई, एक जहाँ से आई, तो जहाँ पे मीट किया कॉमन पॉइंट। अब दो प्लेन का मतलब क्या हो जाएगा, अगर नॉन कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्सेस हैं तो ये क्या हो जाएगा, एक ये प्लेन है, एक ये प्लेन है। तो अब इसमें क्या आएगा हमारे पास, एक जहाँ से मीट की, एक जहाँ से, एक जहाँ से। तो ये हमारे पास क्या आ गया कॉमन पॉइंट आ गया इसका। तो लेकिन ये हमारे पास क्या है दो प्लेन्स में है सॉरी। तो अगर दो प्लेन्स में है हमारे पास तो वो क्या हो जाएगी हमारे पास नॉन कोप्लेनर है। हमारे पास कॉन्ग्रुएंट भी सेम डेफिनेशन, पैरेलल भी, नॉन कॉन्ग्रुएंट नॉन पैरेलल भी हमारे पास सेम एज अबव नॉट इन द सेम प्लेन। बस वही बताया हुआ कि सेम प्लेन में नहीं होगी, बाकी डेफिनेशन की सेम ही है। अब उसके बाद सीधा आपके सिलेबस में बताया हुआ है जब हेडिंग करके पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस। तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे भी दो बार क्वेश्चन आए हुए मैं बता दूं आपको। जैसे कि 2016 और 17 में है, तो दोनों में हमारे पास 16 में भी दो क्वेश्चन आए, इसमें से 17 में दो क्वेश्चन आए। तो इसलिए ये कह लो इसको कि ये काफ़ी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको जितने मर्जी स्टार मार्क कर लो आप, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहले जैसे मैंने बता दिया आपको कि सेकंड लॉ ऑफ मोशन है जो फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, वो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट है। तो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो मैं बता रहा हूँ, बाकी आपको सिलेबस में काफ़ी कुछ दिया हुआ है, क्योंकि जो हमारे पास मैकेनिक्स इतना बड़ा है कि आप इसको अकेला इसका ही पेपर ले सकते हो अगर लेना चाहो 50 मार्क्स और 150 मार्क्स का। तो हमने सारा नहीं करना है, बाकी जो इंपॉर्टेंट लगती है 1 मार्क के हिसाब से वो मैंने आपको करवाई है, कुछ एक्स्ट्रा ही करवाया, कम नहीं करवाऊँगा। तो क्या है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस, कह रहा है इफ टू फोर्सेस आर एक्टिंग एज अ एडजेसेंट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम then the diagonal passing through the intersection of these two forces will be represent the resultant both in magnitude and direction। तो पहले तो हमें रिजल्टेंट पता होना चाहिए चोरी गला खराब हो गया थी मेरा। क्या है हमारे पास, जैसे ये डायग्राम दिया हुआ है मैं आपको बड़ा करके समझा देता हूँ। क्या कह रहा है हमारे पास पैरेललोग्राम रो का मतलब क्या है, पहले तो हमारे पास पता चलेगा। तो ये पैरेललोग्राम है हमारे पास, अब इसको कई पैरेललोग्राम बोलते हैं, वैसे पैरेललोग्राम बोलते हैं इसके, सही होती है जो। तो ये हमारे पास क्या है पैरेललोग्राम में क्या कह रहा है कि दो फोर्सेस हमसे हम क्या चाहिए हमारे पास, कह रहे हैं जी को इफ़ टू फोर्सेस आर एक्टिंग, तो दो फोर्सेस एक्टिंग होनी है।
एक तो हमारे पास जहाँ पे एक्ट होगी फोर्स, जिसको हमने नाम दे दिया क्या, ए वेक्टर, ऊपर वेक्टर दिया मीन्स की जो डायरेक्शन भी बता ले इसलिए ऊपर वेक्टर दिया, अदरवाइज एक अकेला देते तो वो स्केलर हो जाना था। तो डायरेक्शन भी बता रहे हैं इसलिए मैंने जहाँ पे क्या किया, एरो बनाया हुआ। तो जहाँ पे हमारे पास जो साइंस होती है ना, साइंस में हमारे पास मैकेनिक्स, स्टैटिक्स, जो हमारे पास इक्विलिब्रियम, डायनेमिक कुछ भी आ जाए तो वहाँ पे हमारे पास सारी की सारी चीज़ें मोस्टली वेक्टर में चलती हैं, क्योंकि उसमें डायरेक्शन के इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा होता है। दूसरा क्या है हमारे पास, दूसरी फोर्स ले ली हमने बी वेक्टर, तो जो हमारे पास इस डायरेक्शन में चल रही है वाई एक्सिस के थ्रू। तो ये दो फोर्सेस है हमारे पास। तो कह रहे हैं कि इसका जो रिजल्टेंट होगा, अब रिजल्टेंट का मतलब क्या होता है कि सम ऑफ फोर्सेस, रिजल्टेंट का मतलब है सम ऑफ फोर्सेस। अगर दो फोर्सेस की हैं, जहाँ 3 करते 4 करते तो 4 का सम, 5 करते तो 5 का सम, अब 2 की हैं तो 2 का सम। अब कह रहे हैं कि सम इसका रिजल्टेंट होगा जो सम ऑफ, वो क्या होगा हमारे पास, तो वो उसको हम नाम दे सकते हैं, अगर देना है ना आपको सी वेक्टर नाम दे सकते हो उसको। तो वो क्या है, सम ऑफ दोनों फोर्सेस का, तो क्या है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर दोनों फोर्सेस का सम कर दिया। अब दोनों फोर्सेस का सम यही मैंने बताया हुआ, लेकिन वो जाएगा किसमें, इस डायरेक्शन में जाएगा। अब देखो इसका जो जा रहा है डायरेक्शन हमारे पास ओपोजिट जा रही है। देखो इसकी अगर हम देखें तो क्या है, एंटी क्लॉक जा रहा है जे, ठीक है जी, एंटी क्लॉक जा रहा है। उसके बाद अगर ये देखें तो ये भी एंटी क्लॉक जा रहा है, लेकिन ये जो जा रही है हमारे पास ये क्लॉक वाइज जा रही है। अगर हम देखें तो ये हमारे पास इस तरफ आएगी ना बाद में घूम के। जो आप कह सकते हो कि अगर हम यही ट्रायंगल ही लेकर चलें, आप भूल जाओ बाकी, मान लो ये हमारे पास पैरेललोग्राम बनाया मैंने, जे पैरेललोग्राम बनाया था, तो इसमें अगर हमारे पास मान लो एक जे फोर्स थी, एक जे फोर्स थी, तो इसका टोटल का जे आया। तो अगर हम मान लो इतना ट्रायंगल लेकर चलें, बस यही ट्रायंगल मान लो, इतना ट्रायंगल आप याद रखो बस। तो इसमें अगर देखो ये जहाँ पे फोर्स, ये जहाँ पे फोर्स, तो तीसरी फोर्स हमारे पास इस तरह से आनी चाहिए थी ना, लेकिन ये इस तरफ जा रही है। तो वही कह रहा है कि उसका जो सम ऑफ रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, ऑपोजिट साइड में होगा। और यही हमारे पास ध्यान रखने वाली चीज़ है, इससे प्लस माइनस का फर्क आएगा, और वही प्लस माइनस आपका गलत कर सकता है क्वेश्चन। एग्जाम में दोनों आंसर दिए होते हैं प्लस माइनस में, तो वो चीज़ ध्यान में रखनी है। तो आई होप समझ में आ गई होगी ये डेफिनेशन। अब रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस वही बता रहा है कि रिजल्टेंट कैसे करना है, सम कैसे करना है दो फोर्सेस का। तो वो हमारे पास ये फार्मूला दिया है, और ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता दूं। यही फार्मूला मैं कह रहा हूँ कि 2 बार क्वेश्चन आए हुए हैं जहाँ से इसको आप ऑप्शन से भी कर पाओगे। वो जब हम आपको एमसीक्यू करवाऊंगा तो तब आपको समझाऊंगा कैसे करना ऑप्शन से, उससे जल्दी होगा। अदरवाइज इसको थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा, नहीं तो अदरवाइज वहाँ पे 10 सेकंड में होगा, जहाँ पे 20 से 30 सेकंड लेगा, ठीक है ना। अगर आप बिना समझे करोगे तो फिर तो वो कम से कम 2 मिनट लेगा, यही क्वेश्चन। तो क्या है, रिजल्टेंट फोर्सेस हमारे पास क्या होती है, आर, रिजल्टेंट फोर्सेस का हमारे पास आर, इसको कह सकते हो इसकी नोटेशन है, इसको आर से ही डिनोट करते हैं। आर का मतलब रिजल्टेंट फोर्सेस है। अब ये क्या होता है, पी का स्क्वायर क्यू का स्क्वायर प्लस 2p कोज अल्फा। तो अब इसमें पी क्या है, एक फोर्सेस F1 है, पी क्या है हमारे पास F1 फोर्स है, और क्यू क्या है F2 फोर्स है, ठीक है ना। तो जहाँ पे नाम उसको पी क्यू दिया तो मीन्स कि इसका मतलब यही है कि दो फोर्सेस, जहाँ पे दिखा था ना इफ टू फोर्सेस, तो वह दो फोर्सेस हैं, जो वही हमारे पास जहाँ पे लिखा हुआ है कि दो फोर्सेस कौन सी हैं, एक पी फोर्स एक क्यू फोर्स, वो किया प्लस क्या होगा हमारे पास 2p q कोज अल्फा। अब फोर्सेस तो हमारे पास क्या होगी, काउंटिंग में होगी ना हमारे पास, उसका क्या होता है क्वांटिटी होती है। तो मान लो फोर्स 10 है पहली, दूसरी 20 है, तो जहाँ पे 10 का स्क्वायर 20 का स्क्वायर 2 10 20 मल्टीप्लाई हो जाएगा सारा कोज अल्फा। अब अल्फा जहाँ से निकालना है तो सारा कुछ जहाँ से आंसर आएगा उसको इधर ले जाएंगे लेफ्ट साइड, तो वहाँ से क्या निकल जाएगा, एंगल निकल जाएगा बस। तो वो सिंपल हो जाएगा, बाकी एमसीक्यू से समझ में आएगा मोस्टली। क्योंकि अगर आप देखो ना तो आप नोट्स देखोगे ना, तो नोट्स में आपको लगेगा कि कुछ एग्जाम में आया ही नहीं हुआ। क्योंकि अगर मैं मान लूँ आपको बताऊँ कि 7 से 8 क्वेश्चन आए हैं हर बार, ठीक है। अगर 2016 का 17 में एक बार 8 क्वेश्चन आए हैं, एक बार तो कम से कम 3-4 क्वेश्चन ही आए हैं, थोड़े ही आए हैं। तो अगर मान लो आप एवरेज 8 क्वेश्चन भी मान के चलो कि 8 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उसमें से 2 क्वेश्चन तो यहीं से आए हैं दोनों बार, और एक क्वेश्चन मैंने बता दिया कि फोर्स ऑफ, जो हमारे पास न्यूटन लॉ ऑफ फोर्स है सेकेंड, तो वहाँ से आया। 3 क्वेश्चन जहाँ से बन गए। अब देखो हमारे पास क्या आ गए, रेजोल्यूशन ऑफ अ फोर्सेस। तो पहले तो हमने क्या किया, रिजल्टेंट किया, उसके बाद क्या कर रहे हैं, रेजोल्यूशन कर रहे हैं। अब रेजोल्यूशन इंपॉर्टेंट नहीं है और एग्जाम में आया भी नहीं हुआ आपको, लेकिन समझाना बनता है क्योंकि सिलेबस में है। सिलेबस में भी दिया नहीं है रेजोल्यूशन अलग से, आई थिंक अगर दिया भी है तो नहीं आया, और जो इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि जो 1 मार्क में नहीं बनते क्वेश्चन मोस्टली। बस इसका मतलब क्या आपने समझ लेना है, अगर हमारे पास ये दिया है जहाँ से एंगल, तो जो हमारे पास एंगल के साथ वाली होगी ना फोर्स, मीन्स कि एक फोर्स तो ये चल रही है F1, और ये फोर्स चल रही है F2। अगर आप कहो तो इसको भी फोर्स थर्ड दे सकते हो F3, अगर नहीं देना कोई चक्कर नहीं, क्योंकि 2 फोर्सेस का हम बताने लगा हूँ बस। अब अगर F1 और F2 फोर्सेस को आप देखो कॉन्सेंट्रेट करो, तो जहाँ पे एंगल जो बन रहा है किसके साथ बन रहा है, फोर्स 7 के साथ, ठीक हो। फोर्स 2 हमारे पास क्या है, बाहर से लाना।
अब हमारे पास एंगल इसके साथ बन रहा है, जहाँ कह सकते हो कि फोर्स 3 और फोर्स 1 के साथ एंगल बन रहा है। तो एंगल अगर हम दोनों की बात करें F1 और F2 में, तो फोर्स किसके साथ बन रहा है, एंगल F1 के साथ। तो जिसके साथ एंगल बनता है ना उसके साथ हमारे पास समझ लो आप बस की कोस थीटा या कोस अल्फा कुछ भी है वो एंगल बनता है। और जो दूसरी या बच गई तो उसके साथ क्या बनता है, साइन थीटा या साइन अल्फा, जो भी कुछ लिखना है तो वो बनता है। तो आप समझ में आ गया होगा, जहाँ पे क्या आएगा साइन आएगा और जहाँ पे क्या आना है कोस आना है। तो ये हमारे पास अभी यही बताने लगा हूँ, जहाँ पे लिखा हुआ है जो सारा समझ लो। क्या कह रहा है हमारे पास, इट इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ शिफ्टिंग forces into the different component without changing its effect on the body is called a resolution of a force। तो पहले तो डेफिनेशन याद रखनी है इसकी। उसके बाद हमारे पास यही एग्जांपल दिया है, एफ ऑफ एक्स मीन्स कि जहाँ पे हमारे पास एंगल देखो किसके साथ बन रहा है, एक्स वाले के साथ, तो इसलिए एफ ऑफ एक्स लिखा है। तो क्या आ गया हमारे पास, F1 फोर्स मीन्स कि ये ऊपर जो फोर्स जा रही है, F1 फोर्स कोस थीटा, F1 कोस साइन थीटा हमारे पास आ गया दूसरी साइड राइट हैंड साइड में सॉरी वाई एक्सिस में, राइट हैंड साइड नहीं। दूसरा हमारे पास जहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे देखो तो ये देखो हमारे पास जो बन रहा था, अगर हम इसको दोबारा से देखें यहीं से ज्वाइन करें तो ये पूरा का पूरा इस तरह से क्वाड्रेंट बनेगा ना हमारे पास, ये ऊपर गया वाई एक्सिस और ये इधर गया। तो इधर हमारे पास जहाँ पे एंगल बन रहा है, तो जहाँ पे देखो हमारे पास ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, एक्स और वाई दोनों क्या होता है पॉजिटिव, इसमें क्या हो जाएगा एक्स नेगेटिव हो जाएगा और वाई पॉजिटिव हो जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में। तो ये अब हमारे पास ये डायग्राम है जो सेकंड में नहीं शो कर रहा, तो इसमें एक्स क्या होगा, नेगेटिव का होगा। तो वही किया उसने, एक्स वाला क्या कर दिया, अब फोर्स से जहाँ पे F2 चल रही थी तो F2 साइन थीटा क्यों चला, अब देखो साइन थीटा क्यों चला एक्स के साथ, क्योंकि साइन थीटा हमारे पास चलेगा क्योंकि इसके साथ एंगल इस बार ऊपर बन रहा है, तो नीचे हमारे पास साइन थीटा ही आएगा, तो साइन थीटा आ गया। ऊपर एंगल इसके साथ बन रहा है तो इस यहाँ पे कोस थीटा आ गया, पॉजिटिव का आया क्योंकि वाई एक्सिस तो पॉजिटिव है, साइन हमारे पास क्या चल रहा है, नेगेटिव का चल रहा है एक्स एक्सिस। तो आई होप समझ में आ गया, अगर नहीं आया तो जहाँ से क्वेश्चन नहीं आया ज़्यादा आप इसमें फोकस मत करो, ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होना इसमें। अब इसके थोड़ी सी प्रॉपर्टीज़ है तो वो भी आप ध्यान रख लो थोड़ी सी। कह रहे कि अगर P इक्वल टू क्यू बन जाए तो फोर्स आर इक्वल, वही सेम बात है ना कि अगर दोनों फोर्स P इक्वल टू क्यू मीन्स कि दोनों फोर्स इक्वल है, तो वही चीज़ तो कह रहा है कि फोर्सेस आर इक्वल, अगर दोनों इक्वल है तो उसके लिए क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट हमारे पास हो जाएगा 2PQ कोस थीटा बाई 2। तो छोड़ दो, वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर मेरी मानो तो जी सारा कुछ छोड़ सकते हो, लेकिन मैं समझा देता हूँ फिर भी अगर आपने करना है तो वैसे मेरे अकॉर्डिंग आप छोड़ सकते हो उसके बाद क्या है, रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस क्लोजेस्ट टू लार्ज फोर्सेस, कह रहे हैं कि जो दो फोर्सेस का सम होता है, रिजल्टेंट का मतलब क्या होता है, सम। मैंने बताया कि रिजल्टेंट क्या होता है, सम ऑफ दो फोर्सेस। तो हमारे पास रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्स है मीन्स की सम कर दे दो फोर्सेस, तो क्लोज किसके होगी, लार्ज फोर्स के। मान लो एक फोर्स ये है लार्ज वाली, एक स्मॉल वाली है, तो इसका जो सम करेंगे ना तो सम किसके क्लोज होगा, तो ये हमारे पास लार्ज वाली के क्लोज जाएगा। तो ये हमारे पास बताया उसने बस। उसके बाद अल्फ़ा अगर कह रहा है कि हमारे पास π/2 हो जाए तो फोर्स एक्टिंग एट अ एंगल, तो वह हमें पता ही है कि π/2 तो राइट एंगल के एक्ट करेगी। और वहाँ पे क्या हो जाएगा, जहाँ पे हमारे पास क्या आना था, पी के स्क्वायर क्यू के स्क्वायर प्लस 2PQ कोस थीटा बन रहा था ना। अब कोस थीटा क्या है, π/2, तो थीटा हमारे पास π/2 क्या होता है, 0, तो मीन्स की जो सारी वैल्यू 0 होगी, तो जहाँ पे जो नेक्स्ट प्लस करके आता था वो तो 0 ही हो गया, तो इसलिए पी के स्क्वायर प्लस क्यू के स्क्वायर ही बना है। तो ये समझ में आ गया, अगर tan थीटा की बात करें तो वो Q/P है। तो इसके बाद क्या है, लीस्ट वैल्यू ऑफ फोर्सेस PQ इज इक्वल टू जे दी है हमारे पास, छोड़ दो इसको, इसकी भी जरूरत नहीं है, रहने दो, कोई ज़रूरत नहीं है, बाकी आपको कन्फ्यूजन होगी नहीं तो, क्योंकि एग्ज़ाम में नहीं आई तो कन्फ्यूजन वाली चीज़ें बन जाएगी आपके लिए सॉरी। अब ये देखो इंपॉर्टेंट है, थ्योरम ऑफ रिजॉल्व्ड पार्ट, थ्योरम ऑफ रिजॉल्व्ड पार्ट इंपॉर्टेंट है, आई थिंक एक बार आया भी हुआ क्वेश्चन 16 या 17 में, कब आया ये नहीं पता, तो साथ याद रख लो। अलजेब्रिक सम ऑफ अ रिजॉल्व्ड पार्ट ऑफ कंकरेंट फोर्सेस इज गिवन इन डायरेक्शन इज इक्वल टू रिजॉल्व्ड पार्ट ऑफ द रिजल्टेंट इन द डायरेक्शन। तो समझो अगर क्या कह रहा है, अलजेब्रिक सम ऑफ दो फोर्सेस, मान लो ये दिया है, ये हमारे पास क्या है, सम ऑफ दो फोर्सेस, मान लो ये ए है ये बी है, तो ये सभी का सम है A+B आएगा, पूरा लिख लेना आप खुद ही। अलजेब्रिक सम ऑफ रिजॉल्व्ड पार्ट ऑफ अ टू कॉन्करेंट फोर्सेस, कॉन्करेंट मीन्स कि एक ही प्लेन में, तो ये एक ही प्लेन में मान लो सारा कुछ चल रहा है, टू कॉन्करेंट फोर्सेस इन अ गिवन डायरेक्शन इज इक्वल टू रिजॉल्व्ड पार्ट। अब रिजॉल्व्ड पार्ट क्या होता है, रिजॉल्व्ड पार्ट और रिजल्टेंट इन दैट डायरेक्शन, कह रहे कि जिस डायरेक्शन में वो दोनों जा रहे हैं ना तो उसी डायरेक्शन में वह भी जा रहा है, बस यही ये चीज़ समझने वाली है, नहीं ज़्यादा कुछ, बाकी आप इसको सीधा सीधा याद रख लो बस। अब इसके बाद है जो हमारे पास मूवमेंट ऑफ अ फोर्सेस अबाउट अ पॉइंट। अब मूवमेंट ऑफ फोर्सेस हमारे पास अलग अलग तरह से होगी, तो वो हमारे पास सारी देखनी है, इसमें से बस आप फार्मूला याद रखो, बाकी सारा इंपॉर्टेंट नहीं है।
लेकिन आपने करना है तो सारे के सारे नोट्स मिलेंगे, आप याद करते रहना। बाकी इसको मूवमेंट को समझो कि होता क्या है। अब मूवमेंट हमारे पास क्या है, मूवमेंट हमारे पास कह रहा है इज इक्वल टू क्या है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब इसमें हमारे पास देखो करने वाली चीज़ क्या है, कह रहे कि हमारे पास मूवमेंट हमारे पास क्या होगा, एक तो हमारे पास फोर्स चाहिए और एक क्या चाहिए, हमारे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए। ठीक है, अब हमारे पास जितना जो डिस्टेंस का मतलब कैसे है, मान लो हमारे पास जैसे जहाँ पे दिया हुआ है डायग्राम पे, ये देखो, बाकी मैं अलग से भी समझा देता हूँ। ये क्या दिया है, अगर मान लो आपने देखा होगा कि जैसे कई जगह पे अगर डोर पे देखो तो उन्होंने क्या लगाया होता है, जहाँ पे स्टॉपेज लगाया होता है, जिसमें एक जगह पे क्या होती है, इस तरह से हमारे पास मीन्स की स्टॉपेज लगा देते हैं, जहाँ से इसको रस्सी से जहाँ पे एक पर्सन बैठ जाता है और रस्सी से खींचता है तो नीचे होता है। तो वो चीज़ का मतलब क्या है, अगर मान लो हमारे पास ये लेंथ है, अगर वो जहाँ से खींचेगा, एक पर्सन है जहाँ पे बैठा है जो, जहाँ से खींचता है तो जल्दी खींचा जाएगा, अगर जहाँ से खींचेगा तो उसको मुश्किल होगी, जहाँ से खींचेगा तो खींचा ही नहीं जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि जहाँ से तो फिक्स्ड है। तो कह रहे कि जितना ज़्यादा डिस्टेंस हो रहा है, अगर जहाँ से खींचा तो क्या हुआ, उसको मूवमेंट मीन्स की फोर्स कम लगानी पड़ी। इसको जहाँ से खींचा तो फोर्स थोड़ी सी और कम, जहाँ से खींचा तो फोर्स थोड़ी सी और कम। तो जितना ज़्यादा डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स क्या लग रही है, उतनी ही कम लग रही है। तो यही समझाने वाली चीज़ है। कह रहा है मूवमेंट क्या आ रहा है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अगर हमारे पास जितना फोर्स बढ़ता जाएगा, फोर्स अगर हमारे पास बढ़ता जा रहा है, सॉरी डिस्टेंस हमारे पास अगर बढ़ता जा रहा है तो फोर्स हमारे पास क्या होगी, फोर्स हमारे पास उतनी ही कम लगेगी उस पर। तो इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर दें, हमारे पास क्या कह रहा है, क्योंकि फोर्स का भी इफेक्ट पड़ रहा है, लेकिन डिस्टेंस कितनी दूर है, अगर कम है तो वो हमारे पास डिस्टेंस कम से हमारे पास फोर्स ज़्यादा लग रही है, तो इसलिए दोनों को इफेक्ट पड़ रहा है। एक तो किसका पता चल रहा है कि कितना डिस्टेंस है, ये हमारे पास डिस्टेंस है, और ये हमारे पास जो फोर्स लगा रहा है मैन जहाँ पे बैठा हुआ, और ये हमारे पास बंद करने के लिए। ठीक है ना, तो ये क्या है हमारे पास, ये जो हमारे पास रस्सी से कर रहा है वो क्या फोर्स है, और ये हमारे पास डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस और फोर्स दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर दें, डिस्टेंस और फोर्स दोनों को मल्टीप्लाई कर दे तो वो क्या बन रहा है, हमारे पास मूवमेंट बन रहा है। तो बस ये चीज़ याद रखने वाली है। तो आप देख सकते हो जहाँ से अब नेक्स्ट हमारे पास देखो क्या है, नेक्स्ट क्या कह रहा है, मूवमेंट का समझ आ गया। बाकी मूवमेंट की जो हमारे पास प्रॉपर्टीज है याद रखनी है। तो कह रहा है मूवमेंट अबाउट एनी पॉइंट ऑफ एन लाइन ऑफ एक्शन इज जीरो होता है, कि एनी पॉइंट ऑफ लाइन ऑफ एक्शन हमारे पास क्या कह रहा है, जीरो होता है। मूवमेंट ऑफ एनी पॉइंट ऑफ एक्शन, सेम चीज़ दो बार ले दी, आइदर एफ फंक्शन जीरो होगा जब हमारे पास, ठीक है। कह रहे कि मूवमेंट ऑफ हमारे पास जो है वो जीरो कब होगा, अगर हमारे पास क्या कह रहा है एफ जीरो है, मीन्स की फोर्स जीरो है, या फिर हमारे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस जीरो। तो ऑब्वियस बात है, अगर जे जीरो हुआ या जे जीरो, दोनों से एक भी जीरो है तो दोनों मल्टीप्लाई होने हैं, तो आंसर तो जीरो ही आएगा। तो इसलिए कह रहे हैं कि दोनों में से अगर एक भी चीज़ जीरो हमारे पास होगी तो वो क्या हो जाएगा, हमारे पास फोर्स ऑफ एक्शन वो जीरो हो जाएगा। उसके बाद ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, जिसको छोड़ दो, कोई फ़र्क नहीं है, पढ़ लेना, आप पढ़ना है तो। फिजिकल इंटरप्रिटेशन में इसकी अलग अलग इसकी डेफिनेशन दी है, इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद है इफ़ द क्वांटिटी को, ठीक है, हाँ ये देख लो, कह रहे हैं कि मूवमेंट पॉजिटिव कब होती है, मूवमेंट पॉजिटिव होती है जब एंटी क्लॉकवाइज चल रही है, और अगर क्लॉकवाइज चल रही है तो मूवमेंट क्या हो जाती है, नेगेटिव होती है। तो ये याद रख सकते हो, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, आ सकता है कि मूवमेंट पॉजिटिव कब होगी, नेगेटिव कब होगी। तो जब एंटी क्लॉक चल रही है तो वो पॉजिटिव है, अगर क्लॉकवाइज चल रही है तो वो नेगेटिव है। तो एंटी क्लॉक और क्लॉक तो आपको पता ही होगा, आयु क्लॉक का मतलब कि यही घड़ी है, घड़ी इस तरह चलती है ना घड़ी, तो ये क्लॉकवाइज है, अगर उल्टी चलने लगे तो वो क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है। तो अगर किसी को ये भी नहीं पता हो तो थोड़ा सा समझा दिया मैंने। अब ये इम्पोर्टेंट है, वेरिगन थ्योरम है, इसको वेरिगनन थ्योरम है, देख लेना जो भी प्रोनाउंसिएशन लगे आपको सही। तो ये हमारे पास इम्पोर्टेंट है थ्योरम, इसका आई थिंक आई भी हुई है एक बार, तो ये तैयार रखो। क्या है, अलजेब्रिक सम ऑफ अ मोमेंट ऑफ टू कोप्लेनर फोर्सेज नॉट फॉर्मिंग अ कपल अबाउट द पॉइंट इन देयर प्लेन इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ द रिजल्टेंट फोर्सेज अबाउट द पॉइंट। इसके लिए सबसे पहले तो कपल समझना पड़ेगा, क्योंकि इसमें कपल आया तो पहले वो आप कपल समझो। नीचे कपल क्या कह रहा है, कपल कह रहा है टू इक्वल एंड अनलाइक फोर्सेस नॉट हैविंग अ सेम लाइन ऑफ एक्शन इज सेड टू बी अ कपल। और आपको बता दूं 2016 और 17 दोनों में जो क्वेश्चन पूछा गया है कपल की डेफिनेशन, तो ये आप समझ लो कि कितनी इंपॉर्टेंट है। सीधा उन्होंने क्या किया था, बस यही लाइन लिखी हुई थी कि हमारे पास टू इक्वल एंड अनलाइक फोर्सेस, उन्होंने क्या किया था, इक्वल एंड अनलाइक है ना जो, इसको छोड़ दिया था। उन्होंने कहा था कि टू डैश पैरेलल फोर्सेस इज नॉट हैविंग अ सेम लाइन ऑफ एक्शन इज सेड टू बी कपल। तो जहाँ पे लिखा था इक्वल अनलाइक, अनइक्वल लाइक, लाइक और अनलाइक, इस तरह से चार ऑप्शन दिए थे कोई भी, और वहाँ से क्या आएगा, इक्वल और अनलाइक। अब इक्वल और अनलाइक होता क्या, तो मैं बता दूं, अगर आप मान करो स्टेयरिंग, स्टेयरिंग है,
अब जहाँ पे हमारे पास पॉइंट है तो जहाँ से हमारे पास चारों तरफ स्टेयरिंग का होता है और जहाँ से हमारे पास फोर्स लगा रहे हैं तो कह रहे हैं इक्वल फोर्सेस लगनी चाहिए। मान लो हमारे पास कोई पर्सन जहाँ पे बैठा है तो उसका एक हैंड इधर होता है और एक हैंड इधर होता है, तो कह रहा है इक्वल फोर्सेस होनी चाहिए हमारे पास। मान लो अगर हमने इसको इधर किया, मान लो इधर हमने किया 5 मीटर, तो इधर 5 मीटर आगे जाएगा। मीटर तो काफ़ी बड़ा हो जाता है, इंच मान लो। इधर उसने क्या किया, 5 इंच इधर रोटेट किया, तो ये ऑब्वियस है कि 5 इंच इधर की तरफ जाएगा। अगर वो इधर से जोर लगाए 5 इंच का, लेकिन इधर इसको आगे मत जाने दे, तो हो सकता है? वो कभी नहीं हो सकता। तो कह रहे हैं कि इक्वल फोर्सेस चाहिए सबसे पहले तो हमारे पास, तो इक्वल फोर्सेस और अनलाइक फोर्सेस। ठीक है, अब बाकी इसकी एग्जांपल आप जहाँ से देख सकते हो, ये देखो मैंने लिखा हुआ जहाँ पे जो डायग्राम, 1 मिनट, देखो क्या कह रहा है हमारे पास। जैसे ये डायग्राम दिया हुआ आप देखो, इसमें क्या दिया हुआ हमारे पास, ये दो पैरेलल लाइन दी हुई है जैसे, तो एक फोर्स क्या कह रहा है, इक्वल फोर्सेस जा रही है। मीन्स कि इधर अगर 10 न्यूटन लग रहा है तो इधर भी 10 न्यूटन लग रहा है। इक्वल फोर्स अनलाइक का मतलब कि ये इस डायरेक्शन में जा रही है और ये इस डायरेक्शन में जा रही है, तो अनलाइक का मीन्स कि लाइक डायरेक्शन नहीं हो रही इसकी। अब इसके बाद क्या है, जहाँ से वो जो लाइन है, कह रहे हैं कि ये दोनों आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। और ये हमारे पास क्या, अगर इधर जाएंगे क्लॉकवाइज जाएंगे तो क्या होता है, नेगेटिव चला जाता है। और अगर हम इसको इधर लेकर जाएंगे एंटी क्लॉकवाइज, तो वो क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। जो मैंने ऊपर भी बता दिया, कब मूवमेंट और कपल सेम बात होती है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो वो हमारे पास क्या हो जाती है, अब इसको वही समझ लो कि इक्वल एंड अनलाइक फोर्सेस अगर एक्टिंग हो रही है तो वो क्या बन जाता है, कपल बन जाता है, जो मैंने जहाँ से बता दिया। अब इसका फार्मूला क्या था, तो क्या आता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस कपल हैविंग इज नाउन एज आर्म ऑफ कपल। तो क्या कह रहा है हमारे पास, जो लाइन है ना बीच में इसके, मान लीजिए दो पैरेलल लाइन से थी, ऑपोजिट जा रही है, इक्वल अनलाइक, तो ये जो लाइन है, एक तो ये मैटर करती है इसमें, आर्म ऑफ फोर्सेस, और दूसरा क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो क्या है हमारे पास, ये तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारे पास जहाँ से हो गया, और एक आर्म ऑफ फोर्सेस जो चल लग रही हैं, इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो वो कपल बनता है। जो कि अगर हम वैसे देखने जाएं तो हमारे पास कपल और मूवमेंट में कोई फ़र्क नहीं है अगर हम फोर्स की बात करें। बस इसको नाम दो दिए हुए हैं क्योंकि इस पर दो दो फोर्सेस लग रही हैं। उसमें हमारे पास एक ही फोर्स लग रही थी, इसमें अगर हम जैसे स्टेयरिंग के साथ मैंने बताया कि दोनों तरफ से फोर्स लग रही है, एक लेफ्ट हैंडेड से एक राइट हैंडेड से, तो ये रोटेशन वाली फोर्सेस होती है कपल। इतना आप याद रख लो बस। जैसे फैन की बात करें तो वहाँ से, अब इसको थ्योरम को समझो। कह रहे कि अलजेब्रिक सम ऑफ अ मूवमेंट ऑफ अ कोप्लेनर फोर्सेस, कि हमारे पास जो मूवमेंट की फोर्सेस रिजल्टेंट है, हमने सम ऑफ रिजल्टेंट इसका ना निकालना है मूवमेंट ऑफ फोर्सेस का। मीन्स कि अगर मूवमेंट है हमारे पास, मूवमेंट ऊपर समझा हमने, उस मूवमेंट का अगर हम अलजेब्रिक सम निकाल लें तो वह इक्वल टू किसके कह रहा है, कि इक्वल टू हमारे पास किसके हो जाएगा, मूवमेंट इन देयर रिजल्टेंट फोर्स अबाउट देयर पॉइंट, कि उसका मूवमेंट वही होगा जो हमारे पास उसके पॉइंट से हम निकालें। तो इसको सीधा याद रख लो अगर आपने रखना है तो। इसके बाद क्या है हमारे पास, मूवमेंट ऑफ कपल। अब मूवमेंट ऑफ कपल हमारे पास वही जो मैंने अभी बताया था आपको, वही है कि कपल का मूवमेंट निकाल लें तो वो क्या होता है, फोर्स इनटू आर्म ऑफ फोर्सेस। तो वही हमारे पास फोर्स हमारे पास जो लग रही है हमारे पास वो, और ऊपर आर्म ऑफ फोर्सेस हो गई जी। तो बस फार्मूला याद रख लो, बाकी इसमें से और देख लो क्या इंपॉर्टेंट मैं बता देता हूँ। हाँ, मूवमेंट ऑफ फोर्सेज जीरो ओनली इफ फोर्सेज एक्टिंग अलोंग द सेम लाइन ऑफ एक्शन। जैसे हमारे पास एक इधर लाइन जा रही थी, एक इधर लाइन जा रही थी ना, कह रहा है कि कपल मूवमेंट ऑफ फोर्सेस अबाउट कपल हमारे पास जीरो कब होगा, जब हमारे पास एक ही डायरेक्शन में, मीन्स कि जे भी इधर और जे भी इधर एक ही डायरेक्शन में जाए, तो वो हमारे पास जीरो हो जाएगा। उसके बाद ये रहने दो, इम्पोर्टेंट नहीं है। रिजल्टेंट फोर्सेस ऑफ कपल सिस्टम इज जीरो, ये कर लो याद। इसके बाद कपल ओनली रोटेशन लीनियरली एक्सलरेशन नॉन इन लीनियर मोशन। तो एक बार पढ़ लेना, जब भी वैसे इम्पोर्टेंट तो वैसे है नहीं, बाकी देख लेना, आप पढ़ लेना एक बार, रीड सब कुछ कर लेना, ताकि आपको कल को आ जाए तो आप थोड़ा बहुत इसको ट्राई कर पाओ। अब इसके बाद है, ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अब इसकी, हाँ ये चीज़ याद रखने वाली है। एस आई यूनिट ऑफ अ मूवमेंट ऑफ कपल, मूवमेंट ऑफ कपल का कह रहे हैं एस आई यूनिट। अब आपको पता है कि अलग अलग यूनिट हमारे पास 3-4 वे से हम इसको कर सकते हैं मेजर। तो एस आई यूनिट हमारे पास जो दिया उसका मतलब क्या होता है, न्यूटन मीटर होता है। और जब हमारे पास सी जी एस यूनिट अगर हम बात करें तो वह डाइन सेंटीमीटर होता है। तो एग्जाम में हो सकता है कि आपको आंसर दिया हो सिंपल निकाल लो, लेकिन वहाँ पे यूनिट से आप यूनिट दिया हो एन एम मीटर, न्यूटन मीटर और डाइन सेंटीमीटर, तो वही आपको पजल कर जाए तो वो भी चीज़ ध्यान रखनी है। तो इसलिए मैंने ये दोनों यूनिट भी बता दिया इसके। इसके बाद क्या है, रिजल्टेंट ऑफ अ कोप्लेनर कॉन्ग्रुएंट फोर्सेस।
तो रिजल्टेंट ऑफ हमने कोप्लेनर कॉन्ग्रुएंट सेम बात है, एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर एफ ऑफ वाई का स्क्वायर, रिजल्टेंट किया और दोनों का हमने सम कर दिया। क्या कह रहा है हमारे पास, कोप्लेनर कॉन्ग्रुएंट फोर्सेस। अब कॉन्ग्रुएंट फोर्सेस का क्या मतलब है कि दोनों एक ही पॉइंट पे हमारे पास एक ही पॉइंट पे क्या करती है, मीट करती है। अगर एक ही पॉइंट पे मीट करती है तो जो हमारे पास प्लस 2p वाला है तो वो चीज़ क्या बन जाती है, जीरो हो जाती है। तो इसलिए सिर्फ यही चीज़ आई है बस। उसके बाद tan अल्फा क्या है, तो वाई अपॉन एक्स आ गया, तो ये भी सिंपल सी बात है। उसके बाद पॉलीगन लॉ ऑफ फोर्सेस है, पॉलीगन लॉ ऑफ फोर्सेस कर लो याद। क्या कह रहा है, इफ एनी नंबर ऑफ फोर्सेस एक्टिंग एट अ पॉइंट बी आर रिप्रेजेंट इन द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय साइड ऑफ पॉलीगन टेकन इन ऑर्डर फोर्सेस विल बी एन इक्विलिब्रियम। तुझे याद रख लेना, इतनी बड़ी स्टेटमेंट आती नहीं वैसे, आपके नोट सिलेबस में दी हुई है तो मैंने वैसे लिख दी है, पढ़नी होगी तो पढ़ लेना। वैसे इतनी बड़ी फोर्स नोट क्या कहते हैं इसको, इतनी बड़ी डेफिनेशन आएगी नहीं, बाकी पढ़नी ही पड़ेगी अगर आप बात करो तो। इसमें है तो नहीं कुछ, डेफिनेशन तो ज़्यादा ही करनी पड़ती है, उसमें कुछ नहीं होता बाकी। इसके बाद क्या है, द अलजेब्रिक सम ऑफ रिजॉल्व पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट फोर्स इन डायरेक्शन द प्लेन इज इक्वल टू रिजॉल्व पार्ट। ठीक है, रहने तो पढ़ लेना इसको। ये इंपॉर्टेंट आगे देखो, रिजल्टेंट ऑफ टू पैरेलल फोर्सेज इन द सेम प्लेन हमारे पास क्या कह रहे हैं कि आर इज इक्वल टू क्या हो गया, वही कह रहे हैं कि रिजल्टेंट का मतलब क्या था कि दो फोर्सेस के सम, तो रिजल्टेंट क्या हो गया, अगर दो फोर्सेस एक पी है और दूसरी क्या है, क्यू है, तो ये हमारे पास आ गया। अब क्या कह रहा है, अनइक्वल पैरेलल फोर्सेस। अब देखो जहाँ पे क्या था हमारे पास, पैरेलल फोर्सेस एक्टिंग इन द सेम डायरेक्शन, अगर सेम डायरेक्शन में जा रही है तो रिजल्टेंट क्या आ गया, पी प्लस क्यू। तो कह रहा है अनइक्वल पैरेलल फोर्सेस, जहाँ पे तो पैरेलल फोर्सेस थी तो पैरेलल फोर्सेस के लिए सम हो गया। अगर नॉन पैरेलल फोर्सेस है मीन्स की अनइक्वल पैरेलल फोर्सेस, तो वहाँ पे क्या हो गया, जो माइनस हो जाएगा आर इज इक्वल टू पी माइनस क्यू। अब कब होगा, जब हमारे पास क्यू स्मॉल है, देखो पी ग्रेटर देन क्यू है, तो जहाँ पे क्यू स्मॉल है तो क्यू नेगेटिव में है। अगर हमारे पास क्या हो जाता, हमारे पास क्यू हो जाता कि क्यू ग्रेटर देन अ पी से, तो पी स्मॉल है तो पी हमारे पास नेगेटिव आता, क्यू माइनस पी कर देते हैं हम। ठीक है, तो वो चीज़ का ध्यान रखना है आपने। तो इसी के साथ ही आपका क्या है, जो हमारे पास जितना भी था हमारे पास स्टैटिक्स वो ख़त्म हो गया है। अब हमारे पास इक्विलिब्रियम हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इक्विलिब्रियम का अलग से है, तो इक्विलिब्रियम का हम नेक्स्ट में करेंगे। उसके बाद हमने क्या करना है, पहले स्टैटिक्स किया, स्टैटिक्स हमारे पास फिनिश्ड हो गया इसी में। इसके बाद हमने इक्विलिब्रियम करना है, उसके बाद हमने डायनामिक करना है। ठीक है, तो डायनामिक हमारे पास हमने बता दें कि अलग अलग है सारा का सारी चीज़ें। बाकी जितनी जो इसमें डेफिनेशन है वो आपको पीडीएफ में मिल जाएगी, वहाँ से अपने नोट्स कलेक्ट कर लेने हैं। और अगर कुछ कन्फ्यूजन है तो आप पूछ सकते हो। बाकी आपको जब क्वेश्चन करवाऊंगा ना तब मैं आपको बताऊंगा कि सारा कुछ इस नोट्स में सही है, लेकिन नोट्स में सिंपल आपको समझ में नहीं आएगा। जब मैं क्वेश्चन करवा दूंगा ना तब आपको समझ में आएगा, क्योंकि जैसे मैं मान लो 100% जहाँ पे मैंने जो करवा रहा ना, तो उसमें से सिर्फ 20 to 30% में से क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन आपके सिलेबस में सारा दिया है। तो कल को कोई बच्चा ये ना कहा कि मैंने करवाया नहीं तो इसलिए मैं सारा करवा रहा हूँ। अगर आपका दिल है करने का तो आप 70% जो एक्स्ट्रा नहीं आ रहा है, और उसमें से ज़्यादा से ज़्यादा 50% इंपॉर्टेंट नहीं है, मीन्स कि पेपर कम हुआ है तो हो सकता है 20% इसमें जो है वो उसमें से क्वेश्चन आ जाएँ। तो वो मैंने आपको समझा भी दिया कि ये चीज़ें याद रख लो आप। बाकी 50% जो मैं छुड़वा रहा हूँ तो आप छोड़ सकते हो, अगर आपने फिर भी करना तो आप कर सकते हो, नोट्स में मिल जाएगा। लेकिन मेरी रिगार्डिंग ये है कि आप मत करो, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट नहीं है, 1 मार्क की चीज़ें नहीं बनती वो। बाकी आपका दिल हो तो कर सकते हो, मैं मना नहीं करूँगा, सिलेबस मैंने अपनी तरफ से कंप्लीट करवाना है। बाकी आप जो मर्जी याद रखो, जो इम्पोर्टेंट है चीज़ वो मेरा फ़र्ज़ है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो बाकी अभी के लिए इतना ही। अगर किसी ने ज्वाइन करना हो, जैसे आपको मैंने बताया कि अगर कोई ज्वाइन करेगा 500 का कंसेशन उसको मिलेगा। अगर किसी ने पेड कर दी है फीस फिर भी उसको 500 इसके अकाउंट में मिल जाएगा, जैसे मर्जी। अगर वो क्या करेगा, बच्चा कोई इसका ज्वाइन करता है उसके द्वारा रेफ़र किया हुआ, ये है। बाकी आपको अगर बाद में जो टेस्ट सीरीज़ मैंने निकालनी है कोर्स कंप्लीट होने के बाद, तो उसमें भी आपको कंसेशन मिलेगा अगर किसी ने लेनी होगी, तो वो भी आप पे डिपेंड है अगर लेना है तो। क्योंकि आप जब प्रैक्टिस करोगे तभी आपका फ़ायदा है, तभी आपको लगेगा कि हाँ हमने पेपर में बैठने के लायक हुआ है। नहीं तो नोट्स अगर मैं सिंपल दे दूँ तो आधों को तो नोट्स समझ में ही नहीं आएंगे ऐसे। तो अभी के लिए इतना ही। बाकी 11th-11th का भी अगर किसी ने ज्वाइन करना तो वो भी बच्चा कोई बता सकता है, किसी ने करना होगा तो वो भी बैच हमारे पास चल रहे हैं। अगर किसी ने हो तो उसको डेमो क्लास में सेंड कर दूंगा, अगर किसी ने चाहिए होगी तो। बाकी इतना ही। बाकी चैनल को शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, और जो हमारे पास जो पेड वीडियो होती है उसको शेयर करना मत, नहीं तो अदरवाइज़ क्या हो जाएगा, आपके हो सकते हैं आपके लिंक को जो हो जाएगा लॉस्ट हो जाएगा, और फिर वो 1 टाइम लिंक होता है तो वो सेंड नहीं होता। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।